सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिले थे। मुझे कुछ रोजगार मिले और मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। जिंदगियों पर लगा कुदरत का ग्रहण, पल में बिखरा सपनों का आशिया, चारों तरफ बेबसी लाचारी का खौफनाक मंजर। जिसने भी देखा वो सहम गया, बस हाथ उठाकर ऊपर वाले से फरियाद करने लगा, हमें बचाओ। उत्तराखंड में तबाही का वो मंजर दुनिया के सामने आया जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया इस घटना को महा कवरेज के तौर पर देश और दुनिया के सामने ला रहा था। Despite the massive multi-agency rescue effort in Uttarakhand, about 10,000 people are still stranded 9 days after the flash floods hit the state. ऋषिकेश में गुस्से में बह रही गंगा के विकराल रूप को जिसके सामने खुद भगवान शिव भी नतमस्तक साबित हो रहे हैं। It's been a day in which the Army and the Air Force has finally been able to access some of the toughest spots in the Kedarnath Gaurikund axis. की मदद से 178 परिवार अपनों की तलाश में जुटे हैं। Hearts go out to the families of the people that we've lost in the Air Force, the NDRF and ITBP personnel, 20 of these warriors, and it's not only from the Air Force that I express condolences on behalf of the entire nation. रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने उत्तराखंड में राहत और बचाव के काम में अहम योगदान के लिए सेना की तारीफ की है। Earthquakes don't kill. Badly constructed buildings kill. It's man's intervention that is so critical here. आज भी उस भयानक रात को याद करते रूह कांप जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। उस भयानक रात का खौफ इतना डरावना था कि पल भर में कई लोगों की जिंदगियों से खुशियों के रंग उड़ गए। यह भयानक हादसा 16-17 जून की रात तब भारी तबाही लेकर आया जब भारत की एक बड़ी आबादी सपनों की नगरी की सैर कर रही थी। उस वक्त उत्तराखंड में कुदरत का ऐसा कहर बरपा जिससे उत्तराखंड ही नहीं पूरी दुनिया के लोग दहल गए। प्रकृति के इस विकराल रूप ने उत्तराखंड में तबाही का ऐसा तांडव खेला जिसके आगे लोग, सरकार सब असहाय, लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां जान माल का नुकसान हुआ था। आइए चलते हैं, त्रासदी के उस झरोखे में झांक कर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस रविवार 16 जून 2013 को। केदारनाथ में मौजूद हर शख्स सुबह से ही डरा था। बरसात 3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस इलाके में कई सालों से रह रहे लोगों ने भी आसमान से इतना पानी एक साथ बरसते कभी नहीं देखा था। लगातार हो रही बरसात का असर अब दिखने लगा था। 16 तारीख की सुबह भैरवनाथ मंदिर वाली पहाड़ी टूटने लगी। वहां से भूस्खलन शुरू हो गया और केदारनाथ से भैरव मंदिर जाने वाला मार्ग बंद हो गया। उस त्रासदी को याद करते हुए देवली बनी ग्राम की तमन्ना कहती हैं, जब केदारनाथ में आपदा आई, हम एकदम पूरे भाव शून्य हो गए थे। अब हमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं रहा। अब घर में मैं और मेरी बहन, मेरी मम्मी थी और भाई और पापा जी केदारनाथ में थे, तो हम बहुत डर गए थे। पापा का हमने बहुत कोशिश की कॉल करने की, लेकिन कॉल नहीं लगी। हाँ, एक बार आया था पापा का कॉल। पापा ने कहा यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो हम उस दिन डर गए थे। बोला कि इधर से भी पानी आ रहा, उधर से भी। इतना पानी कभी नहीं आया, पता नहीं कल तक क्या हो सकता है। तो हम बहुत डर गए थे। रात को हमें बहुत, यहाँ भी लाइट नहीं थी, यहाँ भी बहुत अंधेरा था। हम बहुत डर गए थे। फिर सुबह को किसी की कॉल नहीं आई और वहाँ आपदा आ चुकी थी। हमें यहाँ
पता नहीं चला कुछ भी। हम तो वैसे ही थे जैसे डरे हुए तो थे। फिर बाद में केदारनाथ के सब घर आने लगे तो सब डर गए, सब वहाँ देखने चले गए, एक दूसरे को देखने गए। तो किसी ने बोला जो बच रखे थे तो वो लाइन पे हैं, तो किसी ने कहा कि आ रहे हैं। जिनके घर में मतलब कैजुअल्टी हो गई थी उन्हें भी सांत्वना देने के लिए कहा कि आ रहे हैं। मम्मी बहुत डर गई थी, हम बहुत दूर दूर तक गए कि आएंगे। फिर पापा जी घर में आए तो हम बहुत खुश हुए, लेकिन हमारे परिवार में बहुत सारे मर भी गए थे, हमें बहुत दुख था। फिर मेरा भाई भी डूबने के उसमें आ गया था भाई। फिर जिस समय आपदा आई तो मेरे एक अंकल थे, उनका नाम रामलाल हुआ। वो अंकल थे, उन्होंने बोला भागो। मेरे पापा मेरे भाई अंदर थे, रोटी बना रहे थे। भागो वहाँ ऊपर से बहुत बड़ा तूफान पानी आने बैठ गया है। और वो तो वहाँ बाहर ही पे रहे, और पापा और भाई एक छत से दूसरे छत ऐसे में मंदिर में पहुंच गए। और वो जो अंकल थे जिन्होंने बचाया, वो नीचे के रास्ते से, मतलब वो छत से नीचे गए तो रास्ते से आ रहे थे, तो वो तब तक खत्म हो चुके थे। और भैया और पापा तो मंदिर के दरवाजे पे खड़े थे, तो पानी पूरे सिर तक आने वाला था। अब आंख बंद करने बैठ गए थे भाई और पापा। अब लास्ट में पापा ने कहा भगवान का नाम भगवान को स्मरण करने बैठ गए थे, भगवान को देखने बैठ गए थे कि अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन अचानक से पानी पूरा नीचे हो गया, पूरा कम हो गया, और भैया और पापा ठीक ठाक घर पे आ गए। उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए थे। प्रकृति के इस विकराल रूप के सामने मानो लोगों की आवाज कहीं खो गई थी। सरकार, सेना और कई संस्थाएं लोगों को बचाने के लिए और पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। आज उस त्रासदी को 2 साल होने को हैं। अपने इस कार्यक्रम विशेष के जरिए चलिए आपको भी ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की उन खूबसूरत वादियों में, जहां प्रकृति के तांडव ने त्राही मचा दी थी। जानते हैं कैसे आज लोग इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बदलाव मैं आपको बताता हूँ। जब मैं आया था लास्ट ईयर, यहाँ सड़क नहीं थी इस गांव में आने के लिए, तो हमको ट्रैक करके आना पड़ा था। अभी मैं देख रहा हूँ कि कच्ची सड़क ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसमें गाड़ी चल सकती है, बट पक्की हो जाएगी। मेरे को लगता है अगले 6 महीने में सड़क पक्की हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कनेक्टिविटी। सड़क आ गई है यहाँ पे, अब लोगों का आना जाना थोड़ा आसान हो गया है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, NGOs यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग सरकारी संगठन भी आ रहे हैं, PSUs हैं वो भी आ रहे हैं, तो एक अटेंशन तो मिला है। तो उससे हुआ ये कि लोग अभी जिनके उनके अपने परिवार जनों के मृत्यु के बाद जो अपने को समझ रहे थे हम अकेले हैं, उनको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब उनकी एक जो मंथली इनकम कुछ हो रही है, तो अपने बच्चों का लालन पालन वो कर सक रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ। देवली भड़ी ग्राम, कुल घर 400, कुल आबादी 2500, त्रासदी में मरने वालों की संख्या 32। ये है रुद्रप्रयाग जिले का देवली भड़ी ग्राम। करीब 2500 लोग इस गांव में रहते हैं। यहाँ के ग्रामीणों की जीविका का मुख्य साधन है खेती। और जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब इस गांव के लोग पंडिताई और अन्य कामों से अपनी कमाई करते हैं। इसी पर इनका पूरा परिवार आश्रित है। अन्य दिनों की तरह ही उस दिन भी इस गांव के लोग अपनी जीविका में जुटे हुए थे। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि आने वाले कुछ घंटों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। परिवार के लोग लगातार हो रही बारिश से परेशान थे। अपने परिवार वालों को मोबाइल के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग जो किस्मत वाले थे, वो प्रकृति के कहर से किसी तरह बचते हुए अपने घर पहुंचे, लेकिन अपने आसपास के लोगों के साथ न होने के कारण परेशान थे। गांव के वो लोग भी जिनके परिजन घर नहीं पहुंच पाए थे, परेशान थे। बाद में पता चला
कि 32 लोग प्रकृति के कहर से बच नहीं पाए और अपनों से जुदा हो गए। आज उस घटना की दूसरी बरसी है। 16 जून 2013 को जब बाढ़ आई थी केदारनाथ में, और बाढ़ तो थी नहीं, तो भीषण तबाही थी, तो उसमें 32 लोग इस ग्राम के लापता हो गए। लापता ये हो गया कि उसका तो लौट के आया ही नहीं। अब ये हुआ कि साहब सहायता लोगों की आ रही है, सरकार की सहायता आ रही है। मैंने सोचा कि जब पति का देहांत हो गया या लापता हो गया तो अब घर में खाना नहीं और रोना तो है ही है, चूंकि तो बढ़ी के पति मर गए तो अब क्या बचता है, और भविष्य में कहां से खाना खाएंगे, ये भी समस्या। तो इस भीषण जो तबाही थी उन लोगों की, उसमें मैंने देखा कम से कम रोएंगे तो जरूर, क्योंकि अपना कोई खो गया तो रोएंगे ही, लेकिन कम से कम पेट में अन्न होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। हमने सोचा कि यदि इनको भोजन उपलब्ध करा दिया जाए तो कम से कम ये खाएंगे, और रोना तो आएगा जो कि हम कह रहे हैं पहले से, लेकिन कम से कम एक खाना जब मिलेगा तो स्वाभाविक है कि एक भूख जो होती है सबसे अधिक पीड़ादायक होती है, तो वो यदि भोजन को मिल जाए तो इस दृष्टि से हमने ये सहायता की उन लोगों की। यहाँ लोग अपनों से बिछड़े हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने और उन्हें याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। नम आंखें और अपनों को याद करते लोग, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। एक बार यकीन ही नहीं होता कि एक ही गांव के 32 लोग एक ही हादसे में मौत के मुंह में चले गए। जब हमने उन महिलाओं से बात करने की कोशिश की और उनसे जानना चाहा कि किस तरह उनकी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, तब सबने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। थोड़ी बहुत सरकार ने हेल्प की है, और उससे ज्यादा तो सुलभ इंटरनेशनल वालों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे गांव को मतलब जिस तरह से उन्होंने कवर किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने हर किसी की आर्थिक स्थिति सुधार रखी है। तो मतलब हमारे घर में 5 जने हैं, मेरे सास ससुर हैं, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ। तो हर महीने मतलब हर किसी के अकाउंट में 2-2 हज़ार आते हैं, तो मैं उसी से अपना घर का खर्चा चलाती हूँ। मगर आगे का पता अभी ये नहीं कि मैं कैसे करके अपने घर का किस तरह से अपने घर को चला सकूंगी। 5 साल तो इन्होंने एडॉप्ट किया हुआ है, उसके बाद का अभी कोई पता नहीं है। अभी सास ससुर हैं, ससुर जी पालते हैं हमको। फिर सुलभ वालों का बहुत आभार है हमारा। ससुर जी पेंशन वाले हैं। पेंशन में क्या होता, 15,000 मिलती, परिवार बड़ा है, 15,000 में क्या होता, कुछ भी नहीं होता। 15,000 ऐसी पेंशन आती है, बांट लेते हैं। फिर मैं ऐसा चाहती हूँ कि किसी केस में बच्चे अच्छी स्कूल में अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे। पापा भी वही चाहते थे उनके। फिर सोच मेरी ऐसी है कि मुझे कुछ रोजगार मिले और मैं अपने बच्चों को पढ़ा। 2,000 रुपया हमने सबको दिया, पुरुष महिला बच्चे। तो एक परिवार में यदि एक सास ससुर है, अपनी महिला है और 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उस घर में मिलेगा 10,000 रुपया प्रति माह। और कहीं ससुर नहीं है, सास है तो 8,000, बच्चे कहीं 3 है तो 12,000, तो 6,000 से 12,000 के बीच में प्रति परिवार पैसा मिलता है वहां पर। डॉक्टर पाठक जो कि एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, उनको ये स्ट्राइक किया कि उनको इस गांव के लिए कुछ करना चाहिए। वो आए उस समय, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर, अभी तो हम जैसे आए हैं तो सड़क काफी बन गई, केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू होगी। लास्ट ईयर हम आए तो हमको घंटों तक ट्रैफिक में जूझना पड़ा, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो अगस्त्यमुनि हो, चाहे वो आपका ऊखीमठ हो। यहाँ पे घंटों जाम रहता था कि सड़कें नहीं थी, हमको नदी के किनारे से आना पड़ता था। उस परिस्थिति में डॉक्टर पाठक यहाँ तक आए, उन्होंने वो लोगों से मिले, लोगों ने उनसे बोला कि हमारी हेल्प करिए, तो उन्होंने इस गांव को उस समय अडॉप्ट किया। अडॉप्ट इन द सेंस ये किया कि भाई उन्होंने बोला जो विधवाएं हैं 35,
इनकी हम जो इनका मंथली एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो हम उठाएंगे। तो एक मंथली स्टाइपेंड उन्होंने इनको यहाँ देते हैं। हमने इन जवाबों में सरकारी प्रयासों को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ठीक वैसा ही था जैसा कि हर सरकारी काम में होता है। आपदा के बाद सरकार की ओर से 5-5 लाख का मुआवजा मिला और उसके बाद सरकारी काम की इतिश्री। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिले थे। मुझे कुछ रोजगार मिले और मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। जिम्मेदारी तो आप ही की है, क्योंकि टीकाकरण आपके बच्चे को टीबी, टेटनस, खसरा, काली खांसी, पोलियो, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, हिप निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाता है। भूल ना जाना, टीकाकरण जरूर करवाना। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त है। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिले थे। मुझे कुछ रोजगार मिले और मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। इन लोगों से बातचीत के बाद यह पता लगा कि सरकारी बातें सिर्फ मुआवजा देने तक ही क्यों सिमट जाती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मृतक के परिवार के किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए कुछ मदद करे? एक ऐसी मदद जो तात्कालिक न होकर पूर्णकालिक हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैसा कितना भी क्यों न हो, एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर जिंदगी उसी रास्ते पर चलने लगती है। अगर परिवार के किसी व्यक्ति को कोई नौकरी या फिर व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े किसी उद्योग धंधे में लगा दिया जाए तो उसकी जिंदगी की गाड़ी आसानी से चल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि सरकार ने तो मुआवजे भर दिया, उसके बाद ये लोग अपने हाल या फिर स्वयंसेवी संस्थाओं के भरोसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 2000 रुपया हमने सबको दिया, पुरुष, महिला, बच्चे। तो एक परिवार में यदि एक सास ससुर है, अपनी महिला है और 2 बच्चे हैं, इसका मतलब हुआ कि उस घर में मिलेगा 10,000 रुपया प्रति माह। और कहीं ससुर नहीं है, सास है तो 8,000, बच्चे कहीं 3 है तो 12,000, तो 6,000 से 12,000 के बीच में प्रति परिवार पैसा मिलता है वहां पर। देवली गांव में लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए स्वयंसेवी संस्था सुलभ अनेक तरह के प्रयास कर रही है। यहाँ की महिलाओं और बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का इंतजाम किया गया है, जिससे कि ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इस केंद्र में सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाया जाता है। जब से स्वयंसेवी संस्था इस गांव में आई, तभी से यहाँ की विधवा महिलाओं के साथ ही जो महिलाएं सिलाई का काम सीखने में इच्छुक हैं, वो इस सेंटर में आकर सिलाई का काम सीख सकती हैं। साथ ही यहाँ के स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे बच्चियों के लिए कंप्यूटर सीखने का प्रावधान भी किया गया है। हम लोगों ने सोचा कि जो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे
तो और आगे बच्चे उनके आ रहे हैं, इस ख्याल से हम लोग इस सेंटर को खोला हमने। अब ये है कि वो सेंटर में जो बच्चा भी आ रही हैं, जो विधवा वो महिला भी आ रही हैं। इस देश को यदि आप स्वावलंबन बनाना है तो एक ही काम करना है कि शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण भी दे दिया जाए। जो गांधी ने कहा था बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, तो उसी दृष्टि से हम लोग शुरू किया है इसको कि एक समय आएगा कि सब अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के इस भीषण त्रासदी के बाद चीजें बेहतर हुई हैं। जैसे यातायात की आवाजाही को दुरुस्त किया गया है, लोगों को मुआवजा उनके पास पहुंचा है, साथ ही पानी, बिजली जैसी मूलभूत जरूरतों की भी भरपाई की गई है। लेकिन लोगों को अभी भी यह लग रहा है कि वो अकेले हैं, सरकार का हाथ इनके साथ नहीं है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इन आपदा में हताहत लोगों के पुनर्वास का एक ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े और वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। उसके बाद विद इन 6 मंथ्स उनको लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बच्चों के लिए एक कंप्यूटर, छोटा सा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया, जहाँ पे अभी करीब मेरे को लगता है गांव के सारे बच्चे जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हैं उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और महिलाओं के लिए एक छोटा सा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि गांव है, यहाँ पे बड़ा सेटअप बनाना मुश्किल है, तो धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ेगी। तो महिलाओं के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने शुरू किया, जिसमें वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब सीखते हैं। तो यहाँ पे अब वो पिछले 1 साल में उनका जुड़ाव इतना बढ़ गया कि वो 2 बार आ चुके हैं इस गाँव में। लास्ट ईयर भी जब पहली एनिवर्सरी में आए थे। तो ऐसे में तो सुलभ मैं देखता हूँ कि ये पॉजिटिव चेंजेस लगता है कि गांव वाले जो हैं इसको बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं और सीख रहे हैं। मतलब लोगों में एक ये है कि हमको सीखना है। जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि हमें सीखना चाहिए, बच्चों को लगता है कि हमको कंप्यूटर सीखना चाहिए। तो एक ये पहल जो है उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित कर रही है, मैं ये कहूँगा। आगे आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी, उस दृष्टि से हम लोगों ने सोचा कि उनको ऐसे प्रशिक्षण दे दिया जाए। तो आजकल चल रहा है स्किल डेवलपमेंट, तो वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट किया हम लोगों ने। उसमें कंप्यूटर भी है और टेलरिंग भी है, फैशन डिजाइनिंग भी है, ब्यूटी पार्लर है और खुलने की योजना है। तो ये सब करके अपनी जीविका को कमा सकते हैं। तो एक हम लोगों ने सोचा कि जो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे तो और आगे बच्चे उनके आ रहे हैं, इस ख्याल से हम लोग इस सेंटर को खोला हमने। अब ये है कि वो सेंटर में जो बच्चा भी आ रही हैं, जो विधवा वो महिला भी आ रही हैं। इस देश को यदि आप स्वावलंबन बनाना है तो एक ही काम करना है कि शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण भी दे दिया जाए। जो गांधी ने कहा था बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, तो उसी दृष्टि से हम लोग शुरू किया है इसको कि एक समय आएगा कि सब अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे और अपनी जीविका कमाएंगे सब। आज हम इंटरनेट की दुनिया में हैं। भारत के हाईटेक कम्युनिकेशन लैब यानी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून में है। लेकिन आपदा के 2 हफ्ते बाद भी सरकार संचार व्यवस्था दुरुस्त करने में DEAL का सहयोग नहीं ले पाई। आज हमारे पास रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, SMS, मोबाइल फोन है, फिर भी समस्या के निदान में ये स्रोत निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाए। हमारे पास संचार के 2 मजबूत सामुदायिक माध्यम हैं। पहला सामुदायिक रेडियो और दूसरा मोबाइल। लोगों की जान बचाने में सामुदायिक रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उत्तराखंड के आपदा क्षेत्र में मात्र 3 सामुदायिक रेडियो चल रहे हैं। कुमाऊं वाणी, मुक्तेश्वर, हेनवाल वाणी, चंबा और मंदाकिनी की आवाज रुद्रप्रयाग। क्या इस तरह के सामुदायिक रेडियो की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती, जिससे कि आपदा के दौरान लोगों को सूचना आसानी से उपलब्ध हो? प्रकृति का जहां तक सवाल है, प्रॉब्लम ये है कि
जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है सुख सुविधाएं हो। अब रिसोर्सेस हैं लिमिटेड, लोग हैं ज़्यादा, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी। मतलब उसमें आप चेक्स एंड बैलेंसेस होने बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चेक करेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। जहां तक केदारनाथ का सवाल है, वो त्रासदी ऐसी थी कि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। वो एक नेचुरल चीज थी। हो सकता है प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर रही होती, हमारा एक सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ होता, चाहे वो आप उसे बोल लीजिए आपदा प्रबंधन का बोल लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का बोल लीजिए, या रिलीफ का बोल लीजिए, वो अगर रहा होता तो शायद इतनी जो है मौतें नहीं हुई होती। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उस त्रासदी में भूख से मर गए। जो आप मतलब जो फंस गए थे वो नीचे तो नहीं आ पाए, उनको मदद नहीं पहुंच पाई। तो भूख से, बीमारी से मदद, हॉस्पिटल की मदद, मतलब एक मेडिकल सुविधाएं ना मिलने की वजह से ये मौतें हुई। जहां तक त्रासदी का सवाल है, ये त्रासदी ऐसी है कि मतलब पहली बार त्रासदी ऐसी हुई नहीं है और ना ही ये लास्ट टाइम है। जब सीखे हम तो आगे गलती नहीं होगी। यही दिक्कत है कि सरकार में वो सीखते नहीं है। वो घटना घट गई, उसमें जो कुछ हुआ सो हो गया, उसके बाद फिर भूल गए वो। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, बट इस प्रकार की त्रासदी जो है ना, ये तो कोई डिजाइन नहीं किया हुआ था, कोई इसमें किसी भूल नहीं कर सकते आप। इतनी बड़ी वर्षा हुई, इतनी वर्षा के बाद वो जो बादल फट गया, तो वो सब तो सब प्रकृति के मातहत है, उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इन त्रासदी से निपटने के लिए आज भी सक्षम हैं? भगवान न करे, लेकिन अगर इस तरह की त्रासदी आती है तो क्या हम उससे लड़ने को तैयार हैं? इसका जवाब थोड़ा अटपटा जरूर है, मगर सच है कि हम अब भी सक्षम नहीं हैं। आखिर इतना बड़ा लोकतंत्र और एक मजबूत सरकार इन आपदाओं को रोक नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति के आगे हम सभी बेबस हैं। लेकिन इससे होने वाले जानमाल की जो नुकसान हो रही हैं, उनको कम तो किया ही जा सकता है।